So in the last few videos, what we did was we looked over some of the concepts, some of the special operators that we thought that will be used in further analysis or in our study of electromagnetism. They were like gradient, divergence, and curl. And now the topic of our this video is related to Stokes theorem. Now, what is Stokes theorem and what is its second name? Stokes theorem is also called curl theorem due to Stokes. So, as evident from its name, this basically relates to the expression that we derived from the concept of curl. तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो कर्ल की एक्सप्रेशन थी जो हमने कर्ल वाली वीडियो के अंदर हमने एंड में ड्राइव की वो एक्सप्रेशन हमारे पास कुछ इस तरह से थी कि हम उसको कहा करते थे कि कर्ल ऑफ f being any vector quantity that was equals to f dot dl for a closed contour and divided by delta s, and after that this n hat here is basically the direction of this curl. Okay, we know that the curl itself is a vector quantity. तो यहाँ पे अगर आप देखो तो f डॉट डी एल ये आ गया, उसके बाद डेल्टा एस, और ये जो n है दिस इज़ अ नॉर्मल वेक्टर, और ये बेसिकली हमें जो है वो डायरेक्शन दे रहा है कर्ल ऑफ f की। और हमने कहा था कि हम कर्ल ऑफ f को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं नेबुला क्रॉस f। तो ये हमारे पास कर्ल था और ये हमारे पास बराबर था क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एल डिवाइडेड बाय डेल्टा एस, और इसका जो यूनिट वेक्टर हमारे पास था वो एन था। अब बेसिकली ये तो था उस स्पेशल सिनेरियो के लिए जिसमें हमने इसको डिफ़ाइन किया था। इसके अंदर अगर हम इसको जेनेरिक उसके अंदर चेंज करेंगे तो उसमें हम यहाँ पे डेल्टा एस की बजाय डी एस लिख लेंगे। ठीक हो गया। फॉर दिस एक्सप्रेशन हम क्या करते हैं, हम इसको फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा ये जो डी एस वैक्टर है ये यहाँ से, सॉरी डी एस स्केलर क्वांटिटी है जो डिनोमिनेटर के अंदर है, हम इसको यहाँ से ख़त्म करें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम दोनों साइड्स पे डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं विद अ वेक्टर, सरफेस वेक्टर विच इज़ डी एस। तो अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट ले लें तो हम क्या लिख सकते हैं कि एफ डॉट डी एल जो है हमारा डिवाइडेड बाई डी एस एज ए स्केलर है, और एन हैट इसको डॉट हम ले लेंगे डी एस के साथ। ठीक हो गया। अब अगर हमें पता हो तो हमें याद हो तो हमें ये चीज़ पता है कि जो डी एस वेक्टर है यानी कि जो सरफेस वेक्टर है इसकी जो डायरेक्शन होती है इट इज़ ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। तो हम अगर ये वैल्यू जो है वो इसकी यहाँ पे पुट कर दें तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ये वाली साइड बन जाएगी वो बन जाएगी एफ डॉट डी एल डिवाइडेड बाई डी एस एन, और इधर से हम इसको एन डॉट ये एन हैट और डी एस की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब अगर हम देखें तो ये डी एस जो है वो इस डी एस को कैंसिल कर देगा और एन डॉट एन दैट विल बी इक्वल्स टू 1। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास नेबुला क्रॉस एफ डॉट डी एस जो है ये हमारा बराबर हो गया है क्लोज कॉन्टूर एफ डॉट डी एल के। ठीक है। और अगर हम किसी कंप्लीट सरफेस के बारे में ये बात करना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास एक सरफेस इंटीग्रल जो है वो भी आएगा। तो बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन हमारी यहाँ बनी है इसको हम कहते हैं जी, ये एक्सप्रेशन जो है दिस इज़ कर्ल थ्योरम ड्यू टू स्टोक्स। ठीक है। तो इसको हम कर्ल थ्योरम का नाम देते हैं। अब ये तो थी मैथमेटिकल डेरिवेशन हमारी जो है कि एक्चुअली स्टोक्स थ्योरम जो है वो किधर से निकला है, ये कर्ल थ्योरम ड्यू टू स्टोक्स किधर से निकला है, इसकी डेरिवेशन किस तरह से है, हमने किस तरह से हम कर्ल से कर्ल थ्योरम तक पहुँचे। लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता कि इसकी फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस क्या है। इस फिज़िकल सिग्निफिकेंस का मतलब ये है कि हम ये नहीं जानते कि अगर हम रियल वर्ल्ड सिनेरियो के अंदर बात कर रहे हों तो इस थ्योरम का आखिर मतलब क्या है। ठीक है, फिज़िकल वर्ल्ड में हमारे पास कोई चीज़ सामने पड़ी हो, हमें पता लगे कि एक्चुअली ये जो थ्योरम है इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो हमें फ़िज़िकली क्या चीज़ बता रही है, और इसी तरह से जो राइट हैंड साइड है वो फ़िज़िकली क्या चीज़ बता रही है, और ये दोनों एक दूसरे के एक्चुअली इक्वल हुए कैसे हैं। अब इसके लिए हमें ऑब्वियसली किसी फ़िज़िकल एग्ज़ाम्पल का सहारा लेना पड़ेगा। तो इस काम के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं एक इन्वर्टेड पॉट की। इन्वर्टेड पॉट का मतलब क्या है
कि कोई भी ऐसी जैसे आपके पास एक देगची टाइप चीज़ है, उसको आपने उल्टा करके रखा हुआ है, तो आप उसको कह देते हैं कि वो इन्वर्टेड पॉट है। ठीक है, हम उसको थोड़ा सा बड़ा करके बनाने की कोशिश करते हैं। ये एक इन्वर्टेड पॉट है और ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा है ये उसका रिम है। ठीक हो गया। अब जो रिम है ऑब्वियसली अगर आप देगची को उल्टा करके देखो तो जो रिम होगा उसके अंदर वाला हिस्सा जो होगा वो ओपन होगा, तो वो ओपन रिम है आपके पास। और ये जो सारा है ये उसकी देगची का जो सरफेस आपके पास है वो होगी। अब समझने के लिए कि कर्ल थ्योरम एक्चुअली है क्या, हम राइट हैंड साइड सबसे पहले उसकी समझने की कोशिश करते हैं। राइट हैंड साइड को अगर आप देखो तो वो क्या थी कि एक सरफेस वेक्टर था, उसके अंदर कर्ल था। ठीक है, और वो कर्ल जो था वो डॉट प्रोडक्ट हो रहा है आपके पास सरफेस एरिया वेक्टर के साथ। अब अगर आप देखो तो इसके अंदर ये आपके पास सरफेस एरिया वेक्टर है। ठीक है, और जो ये है आपके पास ये बेसिकली आपके पास कर्ल है। ठीक है, कर्ल ऑफ एफ, एफ बीइंग एनी फील्ड, एनी वेक्टर फील्ड। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको इस सिनेरियो के उसके हवाले से देखें या एक इन्वर्टेड पॉट के हवाले से हम देखें तो हम ये बात कर सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ कर्ल ऑफ अ फील्ड एट ए पॉइंट, हमें पता है कर्ल जो है वो पॉइंट फिनोमिना है। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले कर्ल फाइंड कर लेते हैं एक फील्ड की एट एनी पॉइंट ऑन दिस स्पॉट। ठीक है, ये इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा विद इट्स सरफेस वेक्टर, यानी कि सरफेस एरिया का जो वेक्टर होगा उस पॉइंट के ऊपर जो सरफेस एरिया है। जैसे फ़र्ज़ कर लिया हमने एक ये पॉइंट ले लिया। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर मैं क्या करता हूँ, मैं मेरी फील्ड भी इसके अंदर है इस स्पॉट के, और मैं ये कर रहा हूँ कि मैं इस पॉइंट पे देख रहा हूँ कि मेरा कर्ल क्या है। सबसे पहले वो फाइंड हो गया, वो फाइंड करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने उसका डॉट प्रोडक्ट ले लिया सरफेस एरिया वेक्टर से। सरफेस एरिया कौन सा होगा, जो इसके आसपास सरफेस है उसका जो एरिया वेक्टर है उसके साथ उसका मैं डॉट प्रोडक्ट ले लूँ। ठीक है, ये हम पहुँच गए हैं सिर्फ ये अंदर वाले हिस्से तक। तो ये लेने के बाद इस इंटीग्रल का मतलब क्या है कि इस पूरी सरफेस में इस तरह के जितने पॉइंट हैं वो सारे के सारे पॉइंट, उनके ऊपर कर्ल और उनका डॉट प्रोडक्ट उसके सरफेस एरिया वेक्टर के साथ। इंटीग्रल का मतलब ये है कि कंप्लीट सरफेस के लिए ऐसे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारों के ऊपर हम कर्ल निकाल के उसका सरफेस एरिया वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेके उसको ऐड अप कर दें, तो हम कहेंगे कि हमारे पास इंटीग्रेट हो गया ये सारे का सारा फॉर दिस होल सरफेस। अगर आप देखो तो ये इंटीग्रेशन जो है इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू डी एस। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे जितने भी पॉइंट इस सरफेस के ऊपर हैं उनका कर्ल उस सरफेस उसके सरफेस एरिया वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट होने के बाद उसको सम करने के बाद ये चीज़ हमें फिजिकली जो ये एक्सप्रेशन है वो फिजिकली उसका जो फिजिकल मीनिंग है, रियल वर्ल्ड मीनिंग है, वो हमारे पास ये है। ठीक हो गया। अब अगर हम इसका जो दूसरा पार्ट है उसको अगर हम देखें कि वो क्या है, तो वो आपके पास जो सेकंड साइड थी, दूसरी साइड थी, वो आपके पास ये थी। इसका मतलब क्या है कि फील्ड जो है उसका डॉट प्रोडक्ट डी एल के साथ। अब यहाँ पे जो चीज़ गौरतलब है वो ये है कि ये डी एल क्या है। बेसिकली ये डी एल जो है यहाँ पे आपको अगर ये सर्कल नज़र आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये क्लोज्ड कॉन्टूर है। ठीक है, तो अगर हम कर्ल की बात किया करते थे जैसे हमने लास्ट स्लाइड में लिखा, ये जब जब तक हम यहाँ पे कर्ल की बात करते थे तो यहाँ पे ये जो सी होता था ये उस पॉइंट के, जब हम कर्ल फाइंड कर रहे होते थे उसके उस पॉइंट के आसपास हम एक कॉन्टूर ड्रॉ कर लेते थे, उसको हम कोई डायरेक्शन दे देते थे और वो क्लोज्ड होता था और उसको हम कंसिडर करते थे यहाँ पे ये। लेकिन इस केस में इस क्लोज कॉन्टूर का मतलब आपके पास क्या है, यहाँ पे कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे क्लोज कॉन्टूर हो। अब राइट हैंड साइड जब लेफ्ट साइड को तो हमने ये राइट हैंड साइड को तो ये एक्सप्लेन कर लिया। अब इसके लिए जो एक्सप्लेनेशन है वो प्रीटी सिंपल है कि एफ डॉट डी एल हमने कोई भी एक कॉन्टूर सेलेक्ट किया और उसके ऊपर जब हमने एफ का उसके साथ डॉट प्रोडक्ट लिया फॉर दैट क्लोज कॉन्टूर, वो जवाब जो है वो बराबर होना चाहिए इसके। लेकिन एक जो मेजर फ़र्क है हमारे पास वो ये है कि ये जो चीज़ है ये भी किस लिए है, हर पॉइंट पे, मतलब अगर हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं तो इसके आसपास जितना है हमने पहले इसका क्लोज कॉन्टूर लिया, इस तरह के जितने पॉइंट्स इसके अंदर हैं वो सारे हमने उसके एफ डॉट डी एल लिए, उसके इर्द गिर्द हमने कॉन्टूर सेलेक्ट किया और उसके हमने एफ डॉट डी एल लिया, उसका इंटीग्रेशन लिया और उन सबको जमा किया और फिर देखा कि एंड में जवाब क्या आता है। वो जो जवाब आएगा वो हमारा जो है वो बराबर होगा राइट हैंड साइड के। तो ये हमारे पास बेसिकली जो है वो इसकी एक्सप्लेनेशन है फिजिकल वर्ल्ड के अंदर। अब अगर हम ये देखें कि इसको हम कर किस तरह से सकते हैं, इसको हम प्रूव किस तरह से कर सकते हैं, या अगर हम इसको देखें तो इसेंशियली फॉर दिस थिंग हमारे पास ये जो सी आएगा ये क्या होगा,
उसके लिए हम क्या करते हैं, हम दोबारा से इन्वर्टेड पॉट जो है उसको बना लेते हैं और हम देखते हैं कि ये जो पॉट हमारे पास है, इसके ऊपर अगर हम अपना एनालिसिस करना चाहते हैं तो हमें इस तरह के पॉइंट्स चाहिए, क्योंकि कर्ल पॉइंट फिनोमिना था। हमने क्या किया, हमने इस तरह के पॉइंट्स बनाने थे, ठीक है, और वो पॉइंट्स जो है वो हमारे नज़दीक बहुत सारे होने थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो ये पॉइंट फिनोमिना है, तो उस तरह के जितने पॉइंट्स इस पूरी सरफेस के ऊपर होंगे, हम हर पॉइंट के ऊपर एफ डॉट डी एल निकालेंगे, उसके इर्द गिर्द क्लोज कॉन्टूर लेंगे और फिर हम जो है क्या करेंगे, उसका एफ डॉट निकालेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमारे पास टोटल जो वैल्यू है वो क्या बनी। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमने पॉइंट जो है वो यहाँ पे ये ले लिया। अब इस पॉइंट के इर्द गिर्द हमारे पास ये हमने क्या किया, इस पॉट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। इसके इर्द गिर्द ये एक हमारे पास रेक्टेंगल बन रही थी। इस रेक्टेंगल को हमने जो है वो डायरेक्शन दे दी। अब डायरेक्शन कैसे देंगे, सबसे पहले क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी, उसके लिए हम ये देखेंगे कि ये हमारे पास पॉइंट था और इसका जो सरफेस एरिया वेक्टर होगा वो इससे नॉर्मल होगा। अगर हम राइट हैंड रूल रखें तो हम अपने थंब को नॉर्मल वेक्टर के क्रॉस रखें, तो जो हमारी फिंगर कर्ल कर रही हैं हम उसी को कॉन्टूर ले लेते हैं। फिंगर हमारी कर्ल कर रही हैं जी एंटी क्लॉकवाइज इस केस में, तो हमने कहा जी हमारा जो यहाँ पे कॉन्टूर है वो एंटी क्लॉकवाइज है। अब सिर्फ इस पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है वो एफ डॉट डी एल निकालते हैं। तो जब हम एफ डॉट डी एल निकाल रहे होंगे, उसकी वैल्यू निकाल रहे होंगे, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो है यहाँ पे अपवर्ड है, वो एफ डॉट डी एल निकल आया। फिर हमने साथ वाली जो इसकी साइड बनती है उसके लिए एफ डॉट डी एल निकाला, तो वो जब एंटी क्लॉकवाइज हमने निकाला तो उसमें एक पार्ट जो है वो इसको अपोज कर रहा है, ये अपवर्ड था तो वो डाउनवर्ड है। सिमिलरली इसके साथ वाला जो होगा वो इसको अपोज कर रहा होगा, इसके ऊपर वाला जो होगा वो इसको अपोज कर रहा होगा। मतलब ये है कि ये चारों साइड्स जो हैं, जब हम इस तरह के सारे पॉइंट्स लेंगे और उनको ऐड अप करेंगे, तो ये सारी साइड्स जो हैं, इसकी जो साइड होगी वो इसको कैंसिल करेगी, ऊपर वाली की जो साइड होगी वो इसको कैंसिल करेगी, इसकी जो साइड होगी वो इसको कैंसिल करेगी। ये काम जो है ये थ्रू आउट द पॉट सरफेस ये काम चलता रहेगा, एक्सेप्ट फॉर दीज पॉइंट्स जो आपके रिम के बिल्कुल साथ हैं। उसकी रीज़न क्या है कि इधर अगर आप काउंटर क्लॉकवाइज लोगे तो यहाँ पे ये है, ये वाले तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन जो ये वाला पार्ट है ये कैंसिल आउट नहीं होगा। सिमिलरली ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये पार्ट कैंसिल नहीं होगा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, और ये इस तरह से ये वाला जो एक हिस्सा है, ये वाली जो एक क्लोज्ड लाइन है ये हमारी रह जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एंड हमारे पास बचेगा डी एल, वो इन सब का एफ डॉट डी एल निकालने के बाद जो एक एंड पे क्लोज कॉन्टूर बचेगा वो हमारे पास होगा रिम ऑफ दिस स्पॉट। तो वो ये कहता है कि इस रिम के ऊपर आप एफ डॉट, इस रिम का जो डी एल है वो ले लो और इंटीग्रेट कर लो फॉर दिस रिम, तो दैट विल बी इक्वल्स टू दिस थिंग राइट है। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस है, इसकी फिजिकली अगर हम इसको समझना चाहें तो वो क्या है। तो क्लोज लाइन इंटीग्रल इज डिनोटेड हेयर बाय एन एरो, जो हमने अभी बात की। नाउ व्हेन अ पॉइंट बिसाइड दिस इज टेकन, its one side integral will cancel out the side of the cell which is right beside that point, and when we take the sum of all those integrals, so all that remains will be the sides of the rim as there is nothing alongside them। तो ये जो रह जाएगी जो रिम वाली साइड है इसके, क्योंकि इसके साथ और कोई जो है वो आपके पास सेकंड सेल जो है वो आपके पास नहीं है जो इसको कैंसिल आउट करे। तो ये जो हमारे पास एक लाइन बचेगी, अगर हम एफ का डॉट प्रोडक्ट ले लें इस लेंथ के साथ और इसके साथ इसको इंटीग्रेट कर दें, तो हमें ये सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम ये सारा कुछ कर दें तो दिस विल बी इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड जो हमारे पास नेबुला क्रॉस एफ डॉट डी एस थी फॉर द सरफेस। ये हमारे पास जो है वो बेसिकली स्टोक्स थ्योरम था, इसको जो है हमने इस तरह से समझने की कोशिश की। अब इसके बाद हम लैप्लासियन की तरफ चलेंगे और फिर बाद में एक एग्जांपल है बुक में जो स्टोक्स थ्योरम के प्रूफ से रिलेटेड है। एक ये प्रूफ हो गया, एक हम उसको एक्चुअल एक न्यूमेरिकल के ज़रिए एक सिनेरियो लेके उसको हम वहाँ से प्रूफ करके देखने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हमने एक ऑपरेटर और पढ़ना है जिसको हम बोलते हैं लैप्लासियन ऑपरेटर। अब लैप्लासियन ऑपरेटर बेसिकली है क्या? लैप्लासियन ऑपरेटर जो है हमने डाइवर्जेंस पढ़ी, हमने कर्ल पढ़ी, हमने ग्रेडियंट पढ़ा। तो वो कहता है कि हमने आगे जब एनालिसिस अपना करना है तो हमने बहुत सारी चीज़ों को, इनमें से डाइवर्जेंस को, ग्रेडियंट को, कर्ल को हमने जो है वो इस्तेमाल करना है अपने एनालिसिस के अंदर। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम एक और क्वांटिटी ऐसी है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं जो बेसिकली कॉम्बिनेशन है इनमें से दो क्वांटिटीज़ का, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो वो जो क्वांटिटी है जो फ्रीक्वेंटली इनकाउंटर्ड कॉम्बिनेशन है
दैट इज़ द डाइवर्जेंस ऑफ अ ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर। बेसिकली अगर आपको याद हो तो जो डाइवर्जेंस होती है वो आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर अप्लाई होती है, ठीक है, और उसका रिजल्ट जो है वो एक स्केलर होता है। सिमिलरली जो ग्रेडियंट होता है आपका, वो आपका अप्लाई होता है एक स्केलर के ऊपर, और इसका जो जवाब होता है वो एक वेक्टर होता है, ठीक है। तो वो कहता है कि इसमें जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट एक चीज़ है वो है डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर। इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं कि सबसे पहले हम देख लेते हैं एक स्केलर क्वांटिटी है मेरे पास v, जिसको मैं कहता हूँ जी ये मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर मैं इसका ग्रेडियंट लूँ तो मैं उसको किस तरह से मेंशन कर सकता हूँ, ग्रेडियंट ऑफ v दैट इज इक्वल्स टू पार्शियल बाय पार्शियल x हैट प्लस पार्शियल बाय पार्शियल y हैट, और इसके साथ भी v प्लस पार्शियल बाय पार्शियल z, फिर इसके साथ v, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, z हैट आ जाएगा। अब वो कहता है कि मैं क्या करता हूँ, मैं इनको ए एक्स ए वाई और ए जी से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। दैट मीन्स इट एसेंशियली मीन्स दैट ए एक्स इज इक्वल्स टू ये वाला पार्ट, ए वाई इज इक्वल्स टू पार्शियल वी बाय पार्शियल वाई, और ए जी इज इक्वल्स टू पार्शियल वी बाय पार्शियल जी। तो अगर मैं इसको इस तरह से डिनोट कर दूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एक्स एक्स हैट प्लस ए वाई वाई हैट प्लस ए जी जी हैट, ठीक है। तो वो कहता है मैंने इस तरह से ले लिया। अब मैं कहता हूँ कि ये जो मेरे पास एक वेक्टर है इसका मैं डाइवर्जेंस, इसकी मैं डाइवर्जेंस ले लेता हूँ। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, स्केलर पे अप्लाई हुई थी लेकिन जवाब में वेक्टर बन गया था, तो मैं उसकी डाइवर्जेंस ले लेता हूँ। डाइवर्जेंस क्या होती है, नेबुला डॉट वो वेक्टर, ठीक हो गया। तो वो कहता है जी इसकी मैंने डाइवर्जेंस ले ली। अब अगर मैं इसकी डाइवर्जेंस लूँ तो डाइवर्जेंस कैसे लेंगे, हमें पता है पार्शियल बाय पार्शियल एक्स हैट प्लस वाई हैट आपके पास होता है पार्शियल बाय पार्शियल वाई प्लस जी हैट आपके पास होता है पार्शियल बाय पार्शियल जी। ये आ गया आपके पास नेबुला वेक्टर डॉट, इधर आ गया आपके पास एक्स हैट ए एक्स प्लस वाई हैट ए वाई प्लस जी हैट ए जी, ये आ गया, ठीक है। तो अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट लें तो ये एक्स 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 वाले इसके साथ मिल जाएंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ए एक्स प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई ए वाई और प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जी ए जी, ये निकल आया। तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, नेबुला स्क्वायर वी। अब अगर आप देखो तो ये क्योंकि डाइवर्जेंस थी, डॉट प्रोडक्ट था, तो इसका जो जवाब है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अब अगर यहाँ पे ए एक्स की वैल्यू आप एक्चुअल वैल्यू पुट करो जो आपने यहाँ पे एज्यूम की हुई थी, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, पार्शियल का स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स का स्क्वायर आपके पास वी प्लस पार्शियल का स्क्वायर ओवर पार्शियल वाई का स्क्वायर वी प्लस पार्शियल का स्क्वायर ओवर पार्शियल जी का स्क्वायर, और ये भी वी, ठीक हो गया। तो ये आपके पास बेसिकली ये वाला जो पार्ट है, ये जिसको आप नेबुला स्क्वायर कह रहे हो, वो कहता है इसको हम बोलते हैं ये आपके पास लैप्लासियन ऑपरेटर है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें आपके पास क्या है, नेबुला का स्क्वायर है, ठीक हो गया। तो इसको कैलकुलेट करेंगे इस तरह से, मतलब आपके पास जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं इनका स्क्वायर हो जाएगा, और क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट था इसलिए जो जवाब आपका अल्टीमेट जवाब यहाँ पे निकल रहा है वो आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी निकल रहा है। अभी वो कहता है इसी चीज़ को हम जो है वो आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं फॉर वेक्टर्स टू। अगर हम इसको एक्सटेंड करके फॉर वेक्टर्स करें तो वो कहता है डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस ये है कि अभी हमने जो लैप्लासियन ऑपरेटर अप्लाई किया स्केलर के ऊपर तो हमें जवाब मिला एक स्केलर क्वांटिटी, और अगर हम इसको अप्लाई करेंगे एक वेक्टर के ऊपर तो वो कहता है हमें जवाब मिलेगा एक वेक्टर क्वांटिटी। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास जो वेक्टर क्वांटिटी है वो ई है, जो एक वेक्टर फील्ड है। तो नेबुला जो है आपके पास क्या है, पार्शियल का स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स का स्क्वायर जमा पार्शियल का स्क्वायर ओवर पार्शियल वाई का स्क्वायर जमा पार्शियल का स्क्वायर ओवर पार्शियल जी का स्क्वायर। वो कहता है इसको अगर मैं ई के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो वो कहता है कि इसकी जो डायरेक्शन होगी, अगर आपको यहाँ से नज़र भी आ रहा है एक स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है एक वेक्टर के साथ, तो जो रिजल्टेंट है, जो ये वाला रिजल्टेंट है जो लैप्लासियन अप्लाई हुआ है इसके ऊपर, तो जो एक रिजल्टेंट क्वांटिटी होगी इट विल बी इन दी डायरेक्शन ऑफ ई। ई की जो भी डायरेक्शन है वही डायरेक्शन जो है वो आपके पास इसके लैप्लासियन की डायरेक्शन भी वही होगी, एग्जैक्टली वही होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास अगर ई का जो यूनिट वेक्टर है मैं कह देता हूँ वो ये ई है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये हमारे पास अ, इस तरह से होगा, पार्शियल का स्क्वायर ओवर पार्शियल जी का स्क्वायर ई
और इसकी डायरेक्शन जो होगी वो हमारे पास ए ई होगी। ठीक हो गया। इस तरह से तो यही इसकी डायरेक्शन होगी। अगर हम इसको ई को ए ई की बजाय ई को हम खोल के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर लिखें तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम हमेशा एक जेनेरिक वेक्टर को लिखते हैं, तो इन दिस केस हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो जो है वो इस तरह से हो जाएगी, एक्स हैट नेबुला का स्क्वायर ई जमा वाई हैट नेबुला का स्क्वायर ई, मतलब ऑब्वियसली ये ई एक्स है, ये ई वाई है, प्लस जी हैट नेबुला का स्क्वायर ई जी। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इन बोथ केसेस बात जो है वो सेम ही है। तो ये हमारे पास एक और ऑपरेटर है, एक एक्स्ट्रा एडिशन है हमारे पास इसके अंदर के लैप्लासियन ऑपरेटर भी है जो बाज़ औक़ात जो है वो हमें अप्लाई करना पड़ सकता है। उसके अलावा वो कहता है एक प्रॉपर्टी है जिसका प्रूफ आपके लिए करना ज़रूरी नहीं है, बस आपने इसको याद रखना है कि ये आगे जो है वो किसी जगह पे इस्तेमाल हो सकती है। वो आप क्या है कि लैप्लासियन ऑफ ई दैट इज़ इक्वल्स टू नेबुला इनटू नेबुला डॉट ई। ये किस चीज़ को डिपिक्ट कर रहा है? ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ई माइनस कर्ल ऑफ ई। ठीक है, तो ये इन दोनों चीज़ों को अगर आप माइनस करेंगे तो वो कहता है इसका जवाब जो है लैप्लासियन में आता है। ये यूज़ हो सकती है, इसको प्रूफ हमने नहीं करना, लेकिन अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। इतना तक तो आपको समझ आ गया कि डाइवर्जेंस क्या होता है, डाइवर्जेंस का ग्रेडियंट क्या होगा, और इसी तरह ई का अगर कर्ल निकालेंगे तो वो क्या होगा, और उसका जो कर्ल हम दोबारा निकालेंगे वो क्या होगा, उनको आप माइनस करके देख सकते हो कि क्या ये इसके बराबर आता है। तो इस तरह से आप इसका प्रूफ देख भी सकते हो, लेकिन ये प्रूफ जो है वो हमारा इस कोर्स का हिस्सा नहीं है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गया लैप्लासियन ऑपरेटर। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल है जिसको हम देख सकते हैं, जो मैंने आपको कहा था 3-12। इस एग्जांपल के अंदर अगर आप देखो तो इस एग्जांपल के अंदर वो अ, हमें सिर्फ ये बता रहा है कि वेरिफिकेशन करके दे रहा है स्टोक्स थ्योरम की। उसके लिए उसने एक सिनेरियो लिया है। सिनेरियो क्या है कि आपके पास एक ये पार्ट है सिलेंडर का। ठीक है, इस पार्ट को उसने ए बी सी डी, उसकी साइड्स, उसकी जो कॉर्नर्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो ए बी सी डी कह दिया है। उसने कहा है कि हाइट जो है वो जी इज इक्वल टू 3 तक है, आर जो है वो उसका 2 है, और फाई जो है वो उसका पाई/3 से पाई/2 तक चेंज हो रहा है। तो कहता है मुझे वेरीफाई करके दो कि स्टोक्स थ्योरम जो है वो सेटिस्फाई करता है। वेरीफाई करने के लिए क्या, सबसे पहले हमने ये चीज़ इवेल्यूएट करनी है, कंप्यूट करनी है इसकी वैल्यू, फिर हमने ये करनी है, और फिर हमने देखना है कि क्या ये दोनों चीज़ें बराबर आती हैं या नहीं आती हैं। अब इस केस के अंदर सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ लेते हैं। उसके अंदर उसने बी की वैल्यू दी हुई है। बी की वैल्यू उसने क्या है जी, जी हैट कॉस फाई ओवर आर है। अगर आप इसको गौर से देखो तो आपको पता लग रहा है कि इसकी डायरेक्शन जो है वो सिर्फ जी की डायरेक्शन में है, और कोई डायरेक्शन जो है वो इसकी नहीं है। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लें तो वो कहता है विद बी हैविंग ओनली अ कंपोनेंट बी जी, क्योंकि जी की डायरेक्शन में है तो इसका मतलब है कि बी का सिर्फ जी कंपोनेंट है, बाकी कंपोनेंट्स जो हैं वो उसके ज़ीरो हैं। तो ये यूज़ ऑफ एक्सप्रेशन फॉर नेबुला क्रॉस बी जो है वो क्या होगी, किस टाइप के कोऑर्डिनेट्स में हमें नेबुला की वैल्यू लेनी पड़ेगी, वो हम देख सकते हैं कि क्योंकि ये फाई और आर इसके अंदर नज़र आ रहा है हमें, और जी नज़र आ रहा है, और हमें नज़र आ रहा है कि हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। तो नेबुला की हम वैल्यू जो सिलेक्ट करेंगे, जो अप्लाई करेंगे, वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम वाली होगी जो हमने उस वक्त उसको कन्वर्ट किया था कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल के अंदर। तो उस चीज़ को वो अप्लाई करेगा। नेबुला क्रॉस बी वो सिलेंड्रिकल वाला जो भी आपके पास एक्सप्रेशन था जो हमने उस वक्त निकाला था, ये बुक के एंड के अंदर भी आपको ये एक्सप्रेशन जो है वो दिया हुआ है नेबुला का, नेबुला क्रॉस बी का या नेबुला क्रॉस एफ का या किसी का भी जो कर्ल ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसका। वो आपने वैल्यू जो है उसके अंदर आपने वैल्यू पुट की बी जी की, बाकी चीज़ें आपके पास सारी ज़ीरो हैं। वैल्यू पुट की, आपके पास ये वेक्टर आ गया। ठीक है, ये है नेबुला क्रॉस बी का वेक्टर। अब लेफ्ट हैंड साइड के अंदर और क्या चीज़ थी, इसका डॉट प्रोडक्ट था एस के साथ। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट लेना है हमने एस के साथ। सरफेस हमारी क्या है, ये वाली सरफेस है हमारी। ठीक है, ये इसका नॉर्मल है, तो ये सरफेस है हमारी ए बी सी डी वाली। ठीक है, तो इसके अंदर चेंज क्या हो रहा है, जी चेंज हो रहा है और फाई चेंज हो रहा है। तो हमने क्या किया, आर डी फाई वाला साइड और डी जी वाली साइड और उसी की हमने लिमिट्स पुट कर ली 0 से 3 तक, और फाई जो है वो पाई/3 से लेके पाई/2 तक। अंदर आपके पास है जी नेबुला क्रॉस बी, ये जो निकाला आपने वो डॉट डी एस वेक्टर जो है वो हमें पता है आर उसकी डायरेक्शन है, और आर डी फाई डी जी जो है वो उसकी साइड्स हैं। इन चीज़ों को हमने मल्टीप्लाई किया, उसको हमने इंटीग्रेट किया,
और इंटीग्रेट करने के बाद हमारा जो जवाब निकला वो -3/4 निकला। यहाँ -3/2r निकला था और r की वैल्यू उसने हमें दी हुई है कि r हमारा 2 है, तो उसकी वैल्यू पुट करके -3/4 निकल आया। ये आ गई हमारी एक साइड। दूसरी साइड हमारी थी B.dl फॉर क्लोज कॉन्टूर। अब सबसे पहले तो ये है कि हमने क्लोज कॉन्टूर सिलेक्ट करना है। क्लोज कॉन्टूर यहाँ पे हमारे पास बाउंड है A B C D, ये 4 साइड्स। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम B.dl निकालना चाहते हैं फॉर दिस क्लोज कॉन्टूर, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले A से B तक, फिर B से C तक, फिर C से D तक और फिर D से A तक। यानी कि A से B तक, B से C तक, C से D तक और फिर D से A तक। यहाँ BAB.dl, BBC.dl, BCD.dl और BDA.dl। अब अगर आप देखो तो आपको पता है कि जो B की डायरेक्शन है, जो B उसने हमें दिया हुआ है, उसकी जो डायरेक्शन है दैट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ Z एक्सिस ओनली। तो इसका मतलब ये हुआ कि BAB अगर आप देखो, यानी कि A से लेके B के दरमियान में, तो जो B की डायरेक्शन है वो ये है। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। ये डायरेक्शन Z की डायरेक्शन में है और ये डायरेक्शन फाई की डायरेक्शन में है, तो फाई डॉट Z 0। सिमिलरली अगर हम B से C की तरफ देखें तो इसकी डायरेक्शन जो है वो सेम है। अगर हम इसको काउंटर क्लॉकवाइज ले रहे हैं, ठीक हो गया। अगर हम इसको क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो फिर हमारे पास इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। इन एनी केस आपको समझ आ गई है कि ये जो सारी साइड्स हैं इनमें से एक साइड ऐसी होगी जो इन द डायरेक्शन ऑफ जी होगी, और जो दूसरी साइड्स होंगी वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगी। वो अगर आप यहाँ पे देखो तो वो यही बात करता है कि वेयर B D and B D are the expressions for the field evaluated for the segments फलाना फलाना, over segment AB the dot product of BAB is Z cos phi over 2 and DL क्या है हमारे पास phi R D phi, वो ज़ीरो है क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एंड द सेम इज ट्रू फॉर सेगमेंट CD, दूसरे वाले के लिए भी वही ट्रू होगा, ये वाले इस CD के लिए। उसके बाद बच जाता है हमारे पास ओवर द सेगमेंट BC, हमारे पास क्या वैल्यू होगी। अब ओवर द सेगमेंट BC अगर आप देखो तो इस सेगमेंट के ऊपर भी कुछ वैल्यू होगी और इस सेगमेंट के ऊपर भी कुछ वैल्यू होगी, और ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होंगी। लेकिन हम ये देखेंगे कि इसके ऊपर उसकी वैल्यू क्या होगी और इसके ऊपर उसकी वैल्यू क्या होगी। अगर हम ये देखें कि ये इसकी डायरेक्शन के अंदर है, जी की डायरेक्शन के अंदर है, बी सी इसकी डायरेक्शन के अंदर है, या हम क्लॉकवाइज देख रहे हैं तो ये इसके परपेंडिकुलर है, उसके अपोजिट है, 180 डिग्रीज के ऊपर है। तो इन बोथ केसेस जो आपके पास फाई है इस वाई के ऊपर, इस बी सी वाली साइड के ऊपर फाई जो है वो π/2 है, उसने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो अगर फाई π/2 होगा तो बी की जो वैल्यू है एक्चुअली वो आपके पास है cos फाई डिवाइडेड बाई 2। तो अगर cos फाई और फाई π/2 होता है तो इसका मतलब है कि बी की वो ये वाली जो साइड है, बी सी वाली साइड जो है ये हमेशा ज़ीरो होगी। अब क्या हुआ, सी डी परपेंडिकुलर रहने की वजह से, ए बी भी परपेंडिकुलर रहने की वजह से ये π/2 की वजह से ज़ीरो हो गई। एक वाहिद चीज़ बच जाएगी हमारे पास जो वैल्यू देगी वो है ए डी वाली साइड। तो ए डी वाली साइड के लिए जो हमारे पास फाई की वैल्यू है वो हमारे पास π/3 है, तो वो हम वैल्यू जो है वो वहाँ पे उसकी पुट कर लेंगे। बी डी ए के लिए हमारे पास जो वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी π/3, यानी कि cos π/2 की जगह हम लिखेंगे cos π/3/2, ठीक है। और फिर उसकी वैल्यू हमारे पास निकली 1/4 और उसको हमने इवेल्यूएट कर लिया फॉर डी से लेके ए तक, हमने उसकी जो है वो इंटीग्रेशन हमने ले ली। तो ये B.dl आ गया डी से ए तक, ये वैल्यू निकली थी Z 1/4, डॉट प्रोडक्ट था Z के साथ, ठीक है। इसने क्लॉकवाइज डायरेक्शन ली हुई है, अब आपको पता लग गया कि इसने डायरेक्शन क्लॉकवाइज ली हुई है, उसमें माइनस था इसमें प्लस था, तो वो उसने वैल्यू पुट कर ली। अब क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शन ली है तो D हमारा 3 पे है और A हमारा 0 पे है, वो वैल्यू हमने पुट की और जवाब हमारा -3/4 आया। तो ये भी जवाब -3/4 आया है। और बैक साइड पे जो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी स्टोक्स थ्योरम की, उसका जवाब भी -3/4 आया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो स्टोक्स थ्योरम है ये वेरीफाई हो गया। अब अगर आप दोबारा से ये बात कहो कि आपने कहा था कि किसी स्पेसिफिक वैल्यू को हम लेके हम उसको प्रूफ नहीं कर सकते, तो वो बात बिल्कुल ठीक है। इसीलिए अगर आप देखो तो यहाँ पे वेरिफिकेशन ऑफ स्टोक्स थ्योरम इस चीज़ की हेडिंग है, प्रूफ ऑफ स्टोक्स थ्योरम इसकी हेडिंग नहीं है। प्रूफ के लिए हमने जेनेरिक वैल्यूज़ ली जब हमने एक इन्वर्टेड पॉट की बात की, और उसको हमने फिर आगे फर्दर जो है वो इम्प्लीमेंट किया या फर्दर उसको
जेनेरिक realm के अंदर हम उसको ले गए। ठीक हो गया, तो ये यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, और यहाँ पे ये चैप्टर भी क्लोज हो जाता है। प्लीज़ बी श्योर टू प्रैक्टिस ऑल द प्रॉब्लम्स दैट आर रिलेटेड टू दिस चैप्टर एंड दैट आर रिलेटेड टू ऑल द टॉपिक्स दैट वी हैव कवर्ड, एंड एज फार एज आई नो we have covered all the topics of this chapter, so that means all the questions which are in the exercise of this chapter, they are included in your syllabus. So that this is it for now. We'll meet in the next video. Thank you.